नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आज हम बात करेंगे आपकी टैक्सिंग की। दो टैक्स रिजीम और ऑप्शन का हो गया है थोड़ा सा टेंशन, क्योंकि बजट में अनाउंस हो गया था कि इस साल से जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी और साथ में कई बदलाव भी किए गए थे। उन बदलाव के बाद नो डाउट कि जो हमारा नया टैक्स रिजीम है वो भी काफ़ी आकर्षक हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि भाई मेरे लिए, मैं जिस पे ब्रैकेट में हूँ, मेरे जिस तरह की पुरानी कुछ या तो लोन्स ले रखे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनके बाद मैं क्या करूँ, मैं कौन से टैक्स रिजीम में जाऊँ, पुराना टैक्स रिजीम लेना बेहतर होगा या नए टैक्स रिजीम में जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये सवाल सबके मन में उसी वक्त से उठ गया था। हमने तब भी कुछ शोज़ करके आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर से ये हाई टाइम है। क्यों? क्योंकि आपके तमाम ऑफिसेज में जहाँ जहाँ आप काम करते हैं आपको HR के मेल्स आ गए होंगे कि भाई अब वक्त आ गया है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको कौन से टैक्स रिजीम को चुनना है। बाय डिफॉल्ट, जैसा सरकार ने कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम आपका एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको अपने ऑफिस के HR को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं पुराने टैक्स रिजीम में ही रहना चाहता हूं। और वो भी तब जब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि भाई आपके लिए बेहतर क्या है, अच्छा क्या है। तो आज इससे पहले कि अपना फाइनल आप फैसला करें, एक दो दिन में आपको फैसला करना होगा, आपकी मदद के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे या इनफैक्ट जुड़ गए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, हमारे टैक्स गुरु। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे शो में हम कुछ इस तरह से बढ़ेंगे कि लक्ष्मण रॉय जो कि इस चैनल पे टैक्स गुरु शो करते हैं, शरद जी के साथ आप उन्हें अक्सर देखते हैं, वो भी जुड़ेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ डिफरेंट एग्जांपल अलग अलग पे बैकेट के साथ वो आपको बताएंगे। जुड़ ही गए, इनफैक्ट हमें साथ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे चलना है। और उसके बाद हम कुछ सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलेंगे हम पहले। लक्ष्मण जी, ये बड़ा टेंशन है इस वक्त कि भाई पुरानी टैक्स रिजीम चुनूं कि नई टैक्स रिजीम चुनूं। आपने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, उस आधार पे आप बताइए कि क्या आपके कैलकुलेशन कह रहे हैं। देखिए, दरअसल ये कैलकुलेशन बताऊंगा मैं और कैलकुलेशन का आधार भी बताऊंगा, जिसके बाद बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहने वाला है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम चुनना है कि पुरानी टैक्स रिजीम चुनना है। तो ये देख लेंगे आप, तो उसके बाद सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि नई टैक्स रिजीम पुरानी टैक्स रिजीम में क्या अंतर है। तो सबसे पहले नई टैक्स रिजीम में देखिए, 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से और 10 लाख से ऊपर सालाना आमदनी है तो 30% आपको टैक्स लगेगा। तो ये तो रहा टैक्स स्लैब। अब कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दो आधार चुना है। पहला कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है, दूसरा कि पूरे साल भर में टैक्स के एग्जेम्पशन और टैक्स के डिडक्शन मिला के कितना आप क्लेम कर पाते हैं। इसको आधार बनाकर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको देखते हैं कि 7 लाख तक आपकी सालाना आमदनी है, तो ऐसी व्यवस्था में नई टैक्स रिजीम में आप जो सालाना टैक्स एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, वो 3,75,000 से ज्यादा है तब क्या होगा। ये 3,75,000 का जो फिगर है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत पे फेरबदल हो जाते हैं। इससे कम हो जाइएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पूरा कैलकुलेशन आपका अंतर पड़ जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगर साल भर में आप 3,75,000 से ज्यादा एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम करते हैं और ऐसे में सालाना आमदनी अगर आपकी 12.5 लाख रुपए है तो क्या होगा। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, HRA 1 लाख का और होम लोन पर ब्याज 1 लाख का मिलेगा। बता दूं कि HRA के साथ होम लोन ले सकते हैं, ऐसा नियम में प्रावधान है। तो ग्रॉस आमदनी आपकी पुरानी टैक्स व्यवस्था में हो जाएगी 10 लाख रुपए, नई टैक्स व्यवस्था में होगी 12 लाख रुपए। इसके बाद आप देखिए टैक्स की देनदारी आपके ऊपर कितनी बनती है। तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C, 80CCD, 80D में 1.5 लाख, 50,000, 25,000 आप ले सकते हैं, लेकिन नई में आपकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ग्रॉस आमदनी आपको 12 लाख बनी रहेगी। अब टैक्स की देनदारी देखें तो अगर सेस को मिला दिया जाए तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको 70,200 रुपये टैक्स की देनदारी बनती है और नई व्यवस्था में 93,600 रुपये आपको टैक्स की देनदारी बनती है। तो ऐसी सूरत में आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि फायदा जो है वो पुरानी टैक्स रिजीम में 23,400 रुपये का। शर्त एक है कि आप 3,75,000 से ज्यादा डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं और सालाना आमदनी 12 लाख रुपए, 12,50,000 रुपये तक आपकी है तो। और ये जो व्यवस्था है बता दूं कि ये आप आगे तक भी जाते जाएंगे तब भी आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था ही बेहतर दिखेगी, चाहे आपकी आमदनी 12.5 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो। कैलकुलेशन कहता है करोड़ तक जाएंगे तब वहां पे जाके आपको नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा बेहतर दिखने लगी। चलिए दूसरे हालात पे जाते हैं।
अब दूसरे हालात में मान के चलिए कि आप डिडक्शन एग्जम्पशन जो है ठीक 3,75,000 क्लेम कर पाते हैं और सालाना आमदनी आपकी 12.5 लाख रुपए है, तो क्या होगा? तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना करेंगे तो टैक्स की देनदारी पुरानी में 80,600 रुपये बनेगी और नई में 93,600 बनेगी। तो यहाँ भी आपको कुल 13,000 रुपये का फायदा दिख रहा है। शर्त यह है कि आप 3,75,000 बराबर आप एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम करते हैं तो। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो बराबर का मामला है, इसके तहत आपको ये देखना पड़ेगा कि पुरानी टैक्स व्यवस्था आपको यहाँ पे बेहतर दिख रही है। अब अगर सालाना आमदनी 17,50,000 हो जाती है तब आप देखें कि टैक्स की देनदारी पुरानी में और नई में बराबर पड़ती है। तो आपको कौन सा चुनना है? बेहतर होगा नई चुनिए, क्योंकि सरकार नई को ही प्रमोट कर रही है। अब आइए एक दूसरा हालात देखते हैं। इसके तहत मान लिया जाए कि आप डिडक्शन एग्जम्पशन जो है 3,75,000 से कम क्लेम कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3,75,000 से कम क्लेम करते हैं और सालाना आमदनी 10 लाख रुपए है, तो क्या होगा? ऐसे सूरत में ग्रॉस आमदनी आपकी 8,50,000 बनती है पुरानी में और नई में 9,50,000 आपको बनती है। अभी इस हिसाब से टैक्स की देनदारी को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 80C 80D उसमें क्लेम कर लिया, नई में आपको मिलनी है नहीं, तो टैक्स की देनदारी अलग अलग पड़ती है। इसमें आपको टैक्स की देनदारी 49,400 रुपये बनेगी, शेष मिलाकर टैक्स मिलाकर के पुरानी टैक्स व्यवस्था में, और नई में 54,600 रुपये बनेगी। शर्त क्या है? 3,75,000 से कम होना चाहिए डिडक्शन, सालाना आमदनी 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो फायदा आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में होगा कितने का? 5,200 रुपये का। अब आप आइए, आमदनी अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा? आमदनी अगर आपकी 12,50,000 हो जाती है और रिडक्शन एग्जम्पशन 3,75,000 से कम होता है, तब क्या होगा? इसमें आप देखेंगे तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लीजिए, चाहे 1 लाख का मान लीजिए, और नई व्यवस्था में सिर्फ आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। तो ग्रॉस इनकम पुरानी में हो गया 11 लाख रुपए और नई में हो गया 12 लाख रुपए। अब आइए टैक्स की देनदारी। 80C 80D आप ले ही लेंगे पुरानी में, नई में आपको मिलेगी नहीं, तो ग्रॉस इनकम नई में वैसे के वैसे, पुरानी में कम हो जाएगी। टैक्स की देनदारी बनती है आपको 1,01,000 रुपये पुरानी में, नई में 93,600 रुपये। यहाँ तो नई आपको ज़्यादा फायदेमंद दिख रही है। शर्त क्या है? 3,75,000 से कम होना चाहिए, 12,50,000 रुपये सालाना आमदनी होनी चाहिए। तो नई टैक्स व्यवस्था में आपको 7,800 रुपये का फायदा यहाँ पे दिख रहा है। तो इन शर्तों के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको नई टैक्स व्यवस्था जो है ज़्यादा बेहतर दिखने वाली है। लक्ष्मण जी बहुत शुक्रिया। बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देके कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपने लगा के काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि क्या अलग अलग सिनारियों में आपकी तनख्वाह कितनी है, आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, उसमें नया कैसा पुराना कैसा, वो आपको कैसे चुनना। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, इसके थोड़ा और अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। शरद जी हमारे साथ हैं। तो शरद जी, इसमें मैंने देखा कि सेंटर पॉइंट एक फिगर था 3,75,000, सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। वो अगर एग्जैक्ट 3,75,000 है या उससे ज्यादा है या उससे कम है, फिर आपकी तनख्वाह के अलग अलग मोड उसमें चले गए कि आप कितना कमा रहे हैं। तो ये 3,75,000 को पकड़ के क्या सारे लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई उसके आधार पर मैं देख लूं मैं इसके बराबर हूं, ऊपर हूं या नीचे हूं, तो मैं कहां बैठूंगा और कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा? जी हाँ, इसको विपिन हम एक पिवटल पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि देखना यह है कि नई और पुरानी व्यवस्था में, ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम में जो मुख्य तौर पे फर्क है, वो फर्क है कि एक में डिडक्शंस मिलती हैं, एक में नहीं मिलती। तो हमें कोई ऐसा एक बिंदु, ऐसा एक पॉइंट या ऐसा एक पिवट ढूंढना था जहां पर जाके आप जब डिडक्शंस और एग्जेम्पशन उससे ज्यादा लेते हैं तो क्या पोजीशन रहती है, उससे कम लेते हैं तो क्या पोजीशन रहती है, और उसके बराबर लेते हैं तो क्या पोजीशन रहती है। तो ये लक्ष्मण ने ढूंढ के निकाला है बड़ा एक मैजिकल मैथमेटिकल नंबर कि 3,75,000 ऐसा है। और इस 3,75,000 में विपिन क्या क्या आता है? इस 3,75,000 में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आती हैं। यानी कि डिडक्शंस में आप अगर किराए की रसीद देते हैं, आपको HRA मिलता है कंपनी से, और आप किराए की रसीद देके उस HRA में माफी करा लेते हैं, उसको आप एग्जेम्प्ट करा लेते हैं, तो वो काउंट हो जाता है। और इसमें कई दफे मान लीजिए, अभी हम क्योंकि यहाँ पर टेबल पे एग्जाम्पल दिए हैं तो आप बहुत सारी चीजें लेंगे तो बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस असंख्य हो जाएंगे। मान लीजिए LTA मिलता है, और इसके बाद डिडक्शंस में आए तो चैप्टर 6A के अंतर्गत जो डिडक्शंस होती है, 80C है, 80D है, 80G है, 80CCD 1B है, बहुत सारी है। तो एक बेंचमार्क बना दिया कि टैक्स पेयर को यह पता लगे
कि अगर आप 3,75,000 तक की डिडक्शन लेते हैं और उससे कम लेते हैं तो क्या हालात होते हैं, उसके बराबर लेते हैं तो क्या हालात होते हैं, और अगर आप 3,75,000 से ज्यादा की लेते हैं तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात जो सामने आई विपिन, वो यह है कि जो लोग 3,75,000 से ज्यादा ले रहे हैं उनके लिए ओल्ड रेजीम करीब करीब 5 करोड़ की इनकम तक फायदेमंद दिखाई देने लगी। मतलब उनको उनको लगातार फायदा ही होता जा रहा था। तो ये मुझे लग रहा है कि एक पिवटल पॉइंट निकल के आया। तो 3,75,000 को कोई ये ना समझे कि खाली जिनका जिक्र अभी अभी टेबल पे वीडियो वॉल पर हो रहा था कि खाली वही है, ये कोई भी डिडक्शन हो सकती है 375 में, इनके अलावा कोई हो। नंबर मैजिकल है, 375 की डिडक्शन एग्जामिशन आप लेते हैं तो एक पिवटल पॉइंट निकल के आ जाता है जिसमें आपको ये निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि यहां जाए कि वहां जाए। टैक्स पेयर के सामने बहुत बड़ी विभिन्न समस्या बनी हुई है कि टैक्स देने की राह में इधर जाएं कि उधर से बच जाएं, उस राह पे आप जाएं, बड़ी सीधी सी बात है। तो ये इसलिए एक बेंचमार्क नंबर इसको विपिन दिखाया गया है। ये किसी भी कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। आपने वीडियो वॉल पे केवल एक उदाहरण देखा। बिल्कुल, जरूर। तो लगातार उदाहरण आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जरूर उसको देखते चले। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये शो आपको लगातार कहीं भी किसी भी वक्त देखने की सुविधा होगी तो वो भी जरूर उठा के देखें अगर एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आए। चले शरद जी, अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, उससे ये सिचुएशन थोड़ी और क्लियर होती चलेगी। मुनीश शर्मा ऑप्शन ट्रेडर है बेसिकली पेशे से, तो हमारे साथ है, वो अपना सवाल पूछेंगे। मैं मुनीश शर्मा दिल्ली से। आई एम अ प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर। मेरी जो टर्नओवर है वो 5 CR से ऊपर है और जो मेरा नेट PNL है सर वो 50 लाख के आसपास है। तो मेरे को ये चीज पूछनी थी आप लोगों से कि जो न्यू रेजीम है और ओल्ड रेजीम है उसमें मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा और मेरे प्रोफेशन में ज्यादा रेलिवेंस कौन सी रेजीम का होगा एंड टैक्सेशन का सर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो 5 करोड़ से ये आ गए शरद जी, 5 करोड़ के आसपास है, उससे ऊपर का इनका टर्नओवर है। तो वो आपका जो अभी आप मैजिकल फिगर बता रहे थे, पिवटल फिगर बता रहे थे, वही सेम इनके लिए भी लागू होगा? नहीं विपिन, मुनीश को मेरी सलाह ये है, ये जो 5 करोड़ की फिगर बता रहे हैं ये टर्नओवर है। हम जिस 5 करोड़ का जिक्र कर रहे थे क्योंकि वीडियो वॉल पे हमने ज्यादातर सैलरी वालों पे सैलरी वाले लिए, राइट। और मुनीश तो हमारी स्टॉक मार्केट लाइन से आ गए हैं और ऑप्शन ट्रेडर हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए देखिए, ऑप्शन जो ट्रेड करता है वो बिजनेस और प्रोफेशन में आता है। तो मुनीश, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि आपके पास जरूर ये ऑप्शन होता है कि आप ओल्ड रिजीम में आए या न्यू रिजीम में आए, ये ऑप्शन जरूर है। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके लिए कौन सा फायदे का है कि अगर आप एक बार न्यू रिजीम में आ गए तो आप फिर ओल्ड रेजीम में नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो ये सोच समझ के आइएगा। बाकी जहां तक बात है कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, तो अगर आप 80C, 80D, 80CCD1 इन सब डिडक्शंस का एग्जेम्पशन ले रहे हैं और 3,75,000 से ज्यादा का ले रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए मुनीश ओल्ड रेजीम अच्छा रहेगा। अगर आपका 3,75,000 से कम यूज करके आप टैक्स बचा रहे हैं तो आपके लिए न्यू रेजीम फायदेमंद रहने वाला है। पर ये जरूर मुनीश ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक दफे न्यू में आ गए क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है, एक दफे आप न्यू में आ गए तो आप फिर ओल्ड में जा नहीं पाएंगे, आप हमेशा वही के होकर रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गई मुनीश के लिए सलाह। और तमाम हमारे जो ट्रेडर बंधु हैं वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। CNBC आवाज को तो आप रेगुलर देखते हैं मार्केट आवर्स में, लेकिन अब आपके टैक्स के इश्यूज को भी शरद जी ने यहाँ पे एड्रेस कर दिया है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी आपका टर्नओवर है, तो आपके लिए किस तरह की रिजीम फायदेमंद रहेगी। रखिए, अब हमारी जो अगली कॉलर है या अगली मेहमान है जो अपना सवाल पूछना चाहती है वो है महक गुप्ता, जो कि एक नौकरी पेशा है। महक जी अपना सवाल पूछेंगे। मैं महक गुप्ता हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। मैंने मेडिकल पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है जो मेरे बहुत काम आती है। न्यू रेजीम, मेरे हिसाब से न्यू रेजीम लाभकारी लगती है। जो मैंने मेडिकल पॉलिसी ली हुई है वो मेरे किसी काम आएगी, फ़ायदा देगी मुझे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। बहुत सा अभी तक तो मेडिकल पॉलिसीज इसीलिए बिकती थी कई सारी कि उनका फायदा टैक्स में मिले, मेडिकल पर्पस तो बाद में उनका आता था। तो क्या शरद जी, क्या सलाह होगी ऐसे लोग जो नौकरी पेशा हैं और उन्होंने कोई इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इंश्योरेंस लिया है या मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, क्या वो अब नई टैक्स या पुरानी टैक्स रिजीम क्या बेहतर होगा? जी हाँ, देखिए, ये महक जी के लिए बड़ी बिल्कुल आपने ठीक कहा, धर्म संकट खड़ा हो गया।
एक तरफ टैक्स बचाना है, और आज तक जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस वो देती थी, मेडिकल इंश्योरेंस लेती थी, उस पर टैक्स भी बचता था, और उनको जो मेडिकल रीइंबर्समेंट जो वो लाभ लेती थी वो भी साथ में लेती थी। अब हुआ क्या कि उन्होंने, मैं ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे लिए न्यू रिजीम लाभदायक है, मेरे लिए न्यू रिजीम फायदेमंद है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना डिडक्शंस लिए उनका न्यू रिजीम में टैक्स ज्यादा बच रहा है। तो अब वो ये पूछ रही है, जहां तक मैं समझ पाया, कि क्या उनको मेडिकल इंश्योरेंस रखना चाहिए कि नहीं। तो महक जी, इसके लिए तो बड़ी सीधी सलाह ये है, मैं समझता हूं मेडिकल इंश्योरेंस आपको अपनी मेडिकल खर्चों के अगेंस्ट इंसुलेट करके रखता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो केवल टैक्स इसमें एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी मेडिकेशन, जो भी आपको इससे सुरक्षा कवच मिला हुआ है, वो कवच का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसको ध्यान में रखते हुए भले ही आपको न्यू रेजीम में, मैं तो ये कहूंगा आप दोनों तरफ फायदा उठाइए। एक तरफ न्यू रेजीम में आप अपना टैक्स कम कीजिए, दूसरी तरफ आप मेडिकल इंश्योरेंस लेके टैक्स को भुला के अपने मेडिकल कवच को बनाए रखिए, जिससे कि आपको कल को इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत आए तो आपके लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस हमेशा सामने खड़ा हो। जी बिल्कुल, और यही सारे दर्शकों से भी सलाह होगी कि अक्सर, जैसा शरद जी हम कह रहे थे, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए, वो उनकी बिक्री भी इसी महीने में बहुत ज़्यादा होती थी जब आपको रिटर्न्स भरने होते थे। लेकिन हाँ, ये आपके अपने फ़ायदे के लिए, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, इसे सेपरेट रखिए। नई रिजीम में अगर आपका टैक्स ज़्यादा बचता है तो वहाँ जाइए, लेकिन अपने इंश्योरेंस को सिर्फ इसलिए गिव अप मत कीजिए कि आप उसका आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और दर्शक कुछ और सवाल और थोड़ा और समझेंगे कि नया बेहतर या पुराना। वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नई और पुरानी टैक्स रिजीम में अगर कंफ्यूजन है तो आज हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपको डिक्लेयर करना होगा, बताना होगा अपने ऑफिस में कि भाई मैं नई टैक्स रिजीम में रहना चाहता हूं, पुरानी। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए जानना जरूरी कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम फायदेमंद है। वही कोशिश हमारी जारी है। हमारे साथ हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब बने हुए हैं, जो इनफैक्ट हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो शरद जी, अब हमारे पास जो अगले कॉलर हैं वो हैं संदीप भटनागर साहब, जो कि एक प्रोफेशनल है और हमारे साथ जुड़ गए इनफैक्ट। तो संदीप जी अपना सवाल पूछेंगे यहाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनपीएस पर इतनी चर्चा हो रही है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, अगर सरकार एनपीएस को इतना बढ़ावा देना चाहती है तो इसको न्यू रिजीम में क्यों नहीं डाला गया है? चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है शरद जी के, एनपीएस को न्यू रिजीम में क्यों नहीं रख लिया गया, ताकि लोगों को फायदा हो जाता उसका भी, और टैक्स में अगर कुछ बेनिफिट मिलता नई टैक्स रिजीम में तो भी। जी हाँ, मेरे ख्याल संदीप का सवाल विपिन आ रहा है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि इस एनपीएस पर इलेक्शन भी जीते और हारे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कहां तक ये बात सच है या नहीं है। जी। और एनपीएस को लेके, जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एनपीएस को लेके बहुत चर्चा है, और ओपीएस का जब जिक्र आता है तो कान भी खड़े हो जाते हैं सब सरकारी एम्प्लॉइज के। जी हाँ, एनपीएस को, ये बात आपकी ठीक है कि एनपीएस, क्योंकि एटीसीसीडी 1B में 50,000 रुपए की अतिरिक्त डिडक्शन मिलती है एटीसी के अलावा, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल आपने ठीक कहा, लॉजिकली इसको डाला जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये डाला जाता तो शायद एनपीएस की तरफ रुझान और बढ़ जाता। पर मुझे लग रहा है न्यू रेजीम में जो मंशा है सरकार की वो ये है कि डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को 70 से ज्यादा विपिन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं, कि धीरे धीरे इनको फेस आउट किया जाए, टैक्स प्रोसेस को सिंपल बनाया जाए, आसान बनाया जाए, आम आदमी के समझ में आने वाला बनाया जाए। मुझे लग रहा है इस बात को लेके संदीप जी, एनपीएस को भी उसी के साथ मिला दिया गया है। और बाकी आपकी बात ठीक है, एनपीएस आजकल की चर्चा में एक स्पेशल है, परंतु फिलहाल उसको बाकियों के साथ ही ट्रीट किया जा रहा है। और एनपीएस भी, ये बात आपकी सच है, एटीसीसी 1B के अगेंस्ट जो 50,000 की डिडक्शन मिलती है उस पर भी कोई विशेष छूट नहीं है, वो भी बाकी चैप्टर 6A की डिडक्शंस की तरह न्यू रेजीम में फिलहाल नहीं मिलेगी। हो सकता है आपकी आवाज वित्त मंत्रालय के गलियारों में पहुंचे और वहां कोई इस बात को सुन ले। जी जी, राइट। होप सो कि शायद ये बात आगे तक जाए। बहरहाल अब समय हमारे पास थोड़ा कम रहेगा, तो फटाफट एक सवाल और ले लेते हैं। ऐश्वर्या डोवल हैं जो अपना सवाल पूछेंगी, एक वकील हैं पेशे से। ऐश्वर्या जी। मैं एडवोकेट ऐश्वर्या डोभाल।
सर मेरा सवाल ये है कि बजट भाषण में रिसेंटली सुनने में आया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रेजिम के तहत सभी को 2500 रुपए फालतू मिलने वाले थे, यानी कि टोटल 52,500 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन अभी पता लगा है कि केवल 50,000 रुपए ही मिलेंगे। तो ये क्या कंफ्यूजन है सर, प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा। मतलब 2,500 रुपए का थोड़ा सा लोचा। जी शरद जी। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है जब बजट स्पीच आई थी, मैं आपके साथ मुंबई में ही था और वो अनाउंसमेंट में 2500 रुपए ऐसा लग रहा था जैसे कि 50 बढ़ के 52,500 हो गया है। और उसका मतलब ये था ऐश्वर्या कि 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी और न्यू रिजीम के अंतर्गत जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई थी। तो आप 5% टैक्स लें अगर एडिशनल 50,000 पे, तो वो 2500 रुपए का फायदा है। तो वित्त मंत्री महोदया ने उसको ये बताया था कि अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 नहीं 52,500 मिलेगी, यानी कि 2,500 रुपए की जो अतिरिक्त एग्जेम्पशन दी गई थी, डिडक्शन दी गई थी या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई थी, उसके 2,500 रुपए का उन्होंने जिक्र किया था। तो उन्होंने जब दोनों को मिला के बताया तो सुनने में ऐसा लगा, बिल्कुल ऐश्वर्या आपका कंफ्यूजन जायज है, सुनने में ऐसा लगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 52,500 हो गई, पर हकीकत यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की 50 ही है। तो 2,500 रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट न्यू रजीम में बढ़ने से ये फायदा उसमें जुड़ के दिखाई देने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जी शरद जी, क्विकली इन 30 सेकंड्स एक सवाल मेरी तरफ से कि बहुत सारे जो नए लोग हैं जो हाल फिलहाल में नौकरी अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, उनके एक कलेक्टिव सवाल उनका कि उनके लिए नई टैक्स रिजीम या पुरानी। देखिए 7 लाख तक की लिमिट है, जैसा कि लक्ष्मण ने वॉल पे बताया। अगर 7 लाख और उसके आसपास आप हैं, हो सकता है आपके लिए न्यू रजीम फायदेमंद हो। पर मैं बहुत जरूरी बात विपिन जो बोलना चाहूंगा जाते जाते कि निवेश करना एक अच्छी आदत है। खाली टैक्स की वजह से आप अपना निवेश मत छोड़िए। ये बुढ़ापे की लाठी बन सकता है, ये शादी ब्याह के खर्च में काम आ सकता है, ये पढ़ाई लिखाई के काम में आ सकता है, ये मकान खरीदने के काम में आ सकता है, कोई महंगी गाड़ी खरीदने के काम आ सकता है। इस निवेश को करते रहिए, जोड़ते रहिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। पहले आपको टैक्स वाले बांह पकड़ के करवा देते थे, अब आप अपनी बांह स्वयं पकड़ के करिए, पर निवेश करते रहिए। टैक्स की वजह से निवेश मत छोड़िए, भले ही आपके लिए न्यू रजीम फायदेमंद हो या ना हो। विपिन जी, इसी गुरु मंत्र के साथ शरद कोहली जी के कि वाकई जो इन्वेस्टमेंट की आदत है बहुत बेहतरीन आदत है। नहीं है कि आपको कोई वो टैक्स बचाने की या उसके लालच की जरूरत है, वो तो बचेगा। या सरल टैक्स प्रणाली आपके लिए ले आए हैं जहां पर आपको इस तरह की चीजें करनी नहीं है। कुछ सरकार की मंशा ये भी कि टैक्स की चोरी कहीं किसी तरीके से होती है तो वो भी रोक दी जाए, लेकिन बचत आपको करनी है, निवेश आपको करना है, वो एक अलग चीज है और टैक्स अलग चीज है। बहुत शुक्रिया शरद जी, आज आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब दिए, क्लैरिटी आई उनके मन में कि नई या पुरानी कौन सी टैक्स रिजीम है फायदेमंद। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।